नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लगभग 5 साल पहले 2 सुसाइड केस या कहें मर्डर केस मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी। चौबीसों घंटे मीडिया इन 2 केस के ऊपर नजर बनाई हुई थी। लेकिन जैसे हर बड़े हाई प्रोफाइल केस के अंदर होता है, समय के साथ वो कहीं ना कहीं पीछे होता चला जाता है। कवरेज धीमे पड़ने लगती है, कुछ नया मीडिया में खबरों में आ जाता है और वो केस दबते चले जाते हैं। ऐसा लगा इन 2 केस के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उनमें से एक केस के अंदर अब बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड या कहें मर्डर केस की। दिशा सालियान जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उनकी टेरेस से गिरकर 8 जून 2020 को मृत्यु हो जाती है। ठीक उसके 6 दिन बाद 14 जून 2020 को भी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि मैनेजर और बॉस दोनों की मृत्यु हो जाती है मात्र 6 दिन के अंतराल के ऊपर। जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि सुसाइड है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा तो ये माना जाने लगा कि सुसाइड से कहीं बढ़कर ये हत्या है, ये मर्डर है। अब जो दिशा सालियान है, उनके पिता ने एक नई अर्जी लगाई है। उनके पिता ने हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर लगभग 200 पन्नों से ऊपर की एक प्ली लगाई है। उन्होंने कहा है मेरी बेटी की सुसाइड नहीं था, मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं था, मेरी बेटी की हत्या की गई थी। उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है रेप और हत्या का, और उसमें कई सारे नाम हैं और एक बंद लिफाफा है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि बहुत से सबूत है। दरअसल जो दिशा सालियान है, ये माना जा रहा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी जो उस समय की, वो भी ये कह रही थी कि लगभग सुसाइड है। लेकिन जो उनके पिता हैं, उन्होंने उन्हें एक तरीके से शक है कि ये हत्या है, रेप हुआ है, उसके प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं। दिशा सालियान कहा यह जाता है कि बर्थडे पार्टी चल रही थी, उन्होंने शायद ड्रिंक थोड़ी ज्यादा कर ली। उसके बाद जब वो उल्टी करने गई बालकनी के अंदर, तो वो फिसल गई या जो भी हुआ वो नीचे गिर गई और नीचे गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो 14वीं मंजिल के ऊपर है, उसकी बालकनी से 15 फीट दूर लगभग वहां जाकर एक बाउंड्री वॉल है, उसके बाद झाड़ झंकार है, उसके बाद फुटपाथ है, उसके बाद सड़क है। क्या दिशा सालियान सुपरमैन थी, स्पाइडरमैन थी या बैटमैन थी कि वो लगभग 15-20 फुट जाकर दूर एक्सीडेंट में जाकर गिर जाती हैं? निश्चित तौर पर उसके बाद निश्चित तौर पर कोई इतनी दूर कूद नहीं सकता है, वो भी नशे की हालत में। उसके अलावा दिशा सालियान जब वहां पर गिरी, 14 मंजिल से जब कोई गिरता है, तो आप ये समझ के चलिए कि किस तरीके से उसकी बॉडी के चितड़े चितड़े हो सकते हैं, किस तरीके से उसके शरीर पर चोटों के निशान होंगे, अनगिनत हड्डियां टूटी होंगी, अलग अलग जगह घाव होंगे। लेकिन दिशा सालियान के पिता के अनुसार जब वो पोस्टमार्टम के बाद वो बॉडी उनके घर पहुंची, तो उसकी शरीर के ऊपर कहीं पर भी चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हत्या की हो और लाकर वहां लिटा दिया हो, ये दिखाने के लिए कि साहब ऊपर से गिर गई हैं, एक्सीडेंट था, ज्यादा पिए हुए थे और गिर गई थी। उसके ठीक 6 दिन बाद उनके जो बॉस हैं, उनकी भी रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हो जाती है। आरोप लगाया है दिशा सालियान के पिता ने कि दिशा सालियान की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद जो आसपास के लोग थे, उसका मंगेतर था, उसके साथ और 2-3 जो लोग थे, वो किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बना रहे थे। ये बार बार उनसे कहा जा रहा था कि मीडिया के सामने मत जाइए, इस बारे में ज्यादा बात मत कीजिए। यहां तक कि उस समय की जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने मुलाकात की दिशा सालियान के पिता से और कहा मीडिया में मत जाइएगा, आपकी बेटी की बदनामी होगी, मीडिया अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक व्यक्ति जिसकी बेटी की अभी मृत्यु हुई है, वो किस तरीके से शोक में होगा, किस तरह की वेदना के अंदर होगा, उसे शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसी दौरान पुलिस ने भी कह दिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, पूरा का पूरा माहौल तैयार किया गया, इकोसिस्टम इस तरीके से था। सरकारें वो थी जिनसे जुड़े कुछ लोगों का नाम इस केस के अंदर कहा जा रहा है कि आ रहा है, या कहें वो ही सरकार थे। इसीलिए शायद पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बुना गया था कि आसपास ना पिता बोल पाए, ना कुछ समझ पाए। अगर बोल और समझने की शक्ति भी हो तो सिस्टम उसे बोलने ना दे। ये स्थिति उसके आसपास पूरी की पूरी बना दी गई। पिता नहीं बोल पाया, लेकिन अब वो पिता बोला है क्योंकि उसे लगा है, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं शायद वो निजाम का हिस्सा नहीं है। इसलिए 200 पन्नों से ज्यादा की जो रिपोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गई है। ये मांग की गई है सीबीआई से, ये मांग की गई है कोर्ट से कि सीबीआई जांच हो इसके अंदर। और जो बहुत सारे एविडेंसेस है, एक लिफाफा है, बकौल उनके जो वकील हैं नीलेश
ओझा उनके बकौल कि एक लिफाफा कोर्ट के अंदर दिया गया है जो जल्दी ही खुलने की संभावना है, जिसमें कई सारे नाम हैं, और जो नाम दिशा सालियान के पिता के द्वारा लिया गया है बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, वो नाम है आदित्य ठाकरे का, वो नाम है डीनो मोरिया का, सूरज पंचोली का। ये कहा जा रहा है इन सब का नाम उसके अंदर लिया जा रहा है। यहां तक कि शिवसेना के एक एमपी हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, एकता कपूर, डीनो मोरिया, आदित्य ठाकरे, ये कई सारे ऐसे नाम हैं, सूरज पंचोली, जो इस पूरे के पूरे केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एकता कपूर का तो नहीं पता, लेकिन और बाकी जो 3 नाम हैं, ये नाम शुरू से ही तैर रहे हैं पूरे के पूरे इस माहौल में। और एक नाम और है, नाम है बॉलीवुड के एक बड़े सितारे के भाई का, नाम है बॉलीवुड का एक बड़ा भाई है जिसे हर कोई भाई कहता है, उसका एक भाई, उस भाई का भी एक भाई है, उस भाई का नाम इसमें इन्वॉल्व है। कहा जा रहा है कि वो भी शायद उस रात वहां पर था। कितना सच है कितना झूठ ये कोर्ट तय करेगी, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक लड़की, अगर पिता के हिसाब से जो सबूत आए हैं अगर वो सही हैं, बिल्कुल उनमें अगर एक लेश मात्र भी सत्यता है, तो सोचिए किस तरीके से सिस्टम काम करता है। एक लड़की जो गरीब घर से आई है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, अपना करियर बनाना चाहती है, किस तरीके से वो हाई क्लास सोसाइटी के अंदर फंस जाती है, और उसके साथ क्या क्या होता है अगर वो अपनी जबान खोलने की कोशिश करती है। कहा यह जा रहा है दिशा सालियान को बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ ऐसे गहरे राज इस काले बॉलीवुड के पता थे, इसकी जानकारी उसने सुशांत सिंह राजपूत को दी। कहा यह जा रहा है कि दिशा सालियान की जब सुसाइड, एक्सीडेंट या हत्या हो गई, जिस भी तरीके से हुई, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो जनता डिसाइड कर सकती है। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत है उसको भी उसने कई जानकारी ऐसी दे दी थी। उन लोगों को ये शक हो गया था कि शायद कुछ ज्यादा पता लग गया है सुशांत को, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ अप्रिय घटना घटित हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, वापस से कहूंगा कोर्ट तय करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर इन दो जो ये केस है कि आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कौन था सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत सिंह राजपूत भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा था, मेरिटोरियस था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, माफ कीजिएगा, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं मेधावी व्यक्ति था। अपनी मेधा के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बना रहा था। वो व्यक्ति जो इन अनपढ़ों और कुपढ़ों के बीच कहीं ना कहीं एक ध्रुव तारे की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। मात्र 34 साल की उम्र में अपने बल पर, बिना किसी नेपोटिज्म के, बिना किसी माई बाप के, बिना किसी पाकिस्तान के सपोर्ट के, बिना किसी बड़े प्रोड्यूसर के सपोर्ट के वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। यही इन मठाधीशों को पसंद नहीं आया, यही शायद उस भाई को पसंद नहीं आया, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत हो या उसकी जो मैनेजर हो, कहीं ना कहीं उनके साथ ये सब चीजें घटना घटित हो गई, या उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो अपने आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि उनके साथ ये घटना घटित हो। क्योंकि बॉलीवुड जिस तरह का स्याह अंधेरा कुआं है, हमने देखा किस तरीके से बॉलीवुड में पहले भी हत्याएं या सुसाइड होते रहे हैं। दिव्या भारती हो, प्रवीण बाबी हो, जिया खान हो, गुलशन कुमार हो, कई बड़े नाम हैं जिन्होंने जब अलग अलग लोगों से पंगा लिया उनका क्या हश्र हुआ। परवीन बाबी किस तरीके से नशे की हालत में, दिव्या भारती को किस तरीके से छत पे से फेंक दिया गया, किस तरीके से जिया खान की हत्या हुई, किस तरीके से गुलशन कुमार को सड़क पर मार दिया गया, ये सब में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लोगों का, उस माफिया गिरोह का ही नाम है जिन्होंने ये सब अंजाम दिया। बॉलीवुड में भी किस तरीके से खेमेबंदी है, कोई एक भाई के साथ, कोई दूसरे भाई के साथ, कोई तीसरे भाई के साथ, 3 या 4 ग्रुप हैं जो किस तरीके से पूरे के पूरे बॉलीवुड पर वर्चस्व बनाकर चलते हैं। अगर उसके बाहर कोई व्यक्ति आता है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता, इनकी भाषा नहीं बोलता, तो उसे किस तरीके से सलीके से या तो काम मिलना बंद हो जाता है, या किस तरीके से उसका नाम खराब हो जाता है, या व्यक्ति कोई इतना टैलेंटेड है दोनों में से निकल जाए तो शायद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। किस तरीके से पूरे का पूरा बॉलीवुड ड्रग्स हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, किस तरीके से उसमें घिरा हुआ है। एक बहुत बड़े डिजाइनर है जिनके डिजाइनर की कॉपियां चांदनी चौक में लहंगे बिकते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, उनका एक साथी है। कहा जाता है कि बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने का बड़ा काम उसके ही हाथों है। जो ये कई सारे नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें से कई लोग किस तरीके से, बड़े भाई का एक भाई किस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है, किस तरीके से अलग अलग बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग से लेकर खास तरह के कैनिबल मीट्स तक किस तरीके से सप्लाई किए जाते हैं, ये बॉलीवुड का अंधेरा काला शाह चेहरा है। किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो, हवाला हो, इस सब का गढ़ बॉलीवुड बनता जा रहा है। कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पर काले धन को सफेद किया जाता है।
कैसे एक खान साहब हैं, उनकी फिल्म चाइना में चलती है, हजारों करोड़ कमाती है। कैसे कमा लेती है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो हवाला है उसका एक बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा सोर्स वो फिल्म बनकर आई। 1,000 करोड़ रुपए चाइना से टिकट के कलेक्शन के नाम पर भारत आ गए। मेरा सवाल ये है, अगर इतने ही बड़े एक्टर थे, इतने ही मशहूर थे, उनकी कोई और पिक्चर क्यों नहीं चली भैया चाइना में? सिर्फ एक पिक्चर चली, उसके बाद कोई नहीं चली, 1,000 करोड़ कमाई, उसके बाद क्यों नहीं कोई पिक्चर कमाई? क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठने लगे, लोगों ने बोलना शुरू किया, उन्हें समझ आ गया ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आप पॉपुलर होते हैं ना किसी देश में, तो समझिए राज कपूर जैसे होते हैं, रशिया में जाइए, आज भी उनके नाम की गाने चलते हैं, उनके नाम की पिक्चरें याद रखी जाती हैं। तो किस तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पर, किस तरीके से विदेशों से पैसा भारत में लाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा का पूरा खेल फिल्मों के माध्यम से होता है। किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई इन फिल्मों में पैसा लगाती है और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हिंदुत्व को बदनाम करने में, राष्ट्र को बदनाम करने में, पाकिस्तान और आईएसआई की इमेज को क्लियर करने में इस्तेमाल होता है। और ये लोग जब एक स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल किस तरीके से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। पूरा का पूरा खेल जो बॉलीवुड है वो किस तरीके, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ये दो जान गई हैं, ना ये पहली हैं और ये ना आखिरी हैं। किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर जो न्यू कमर्स होते हैं उनके साथ क्या शोषण होता है, इस सब ने सुना है। किस तरीके से कास्टिंग काउच से लेकर प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, और अब तो मर्डर, हत्याएं, सब कुछ बॉलीवुड के अंदर है। इसलिए जरूरी है इसका अल्टरनेट खड़ा किया जाए। जब ये प्रयास होता है कि नोएडा के अंदर या कहीं और एक फिल्म सिटी बनाई जाए, ताकि ये जो मोनोपोली है कुछ खान्स की, जो ये मोनोपोली है कुछ गैंग्स की, जो मोनोपोली है कुछ भट्ट्स की, उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। हमने तो इसमें बड़े बड़े एक्टरों को देखा, 93 के बम ब्लास्ट में बंदूकें उनके पास थी। 26/11 के हमले में एक बड़े प्रोड्यूसर साहब हैं, उनके बेटे का नाम किस तरीके से आया। ये सब तो थी ही, देशद्रोह में भी किस तरीके से मुलव्वस है पूरा का पूरा बॉलीवुड। ये दर्शाता है कि जिन्हें हम अपना आइडल मानते हैं, जिन्हें हम अपना एक्टर मानते हैं, जिन्हें ये मानते हैं कि सुपरस्टार है, जिनके पीछे हम भागते हैं, जब वो आते हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है ये देखने के लिए कि देखो फला खान आया है, फला भट्ट आया है, फला कपूर आया है, और पीछे क्या क्या होता है। ये अगर पब्लिक को पता चल जाए ना, तो पब्लिक इनके पीछे जूते लेके भागेगी। लेकिन पूरी की पूरी पीआर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। मुझे याद है खान साहब की पिक्चर आई थी, मैंने उनकी कॉर्पोरेट बुकिंग की पूरी पोल खोलकर रख दी थी। किस तरीके से एक एनसीआर के एक बड़े शहर के अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग की जा रही थी, उसकी बाकायदा फोटोज और बुकिंग की डिटेल जब सार्वजनिक कर दी, तो पूरा का पूरा पीआर मैकेनिज्म पीछे लग गया। पूरा का पूरा ट्विटर के अंदर बॉट्स किस तरीके से एक्टिव हो गए, जो पूरा मैटर है उसे दबाने का काम किया। ये काम होता है। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि नोएडा के अंदर एक फिल्म सिटी खड़ी हो, जहां पर वर्चस्व टूटे, मोनोपोली टूटे इन सब लोगों की, और एक ऑल्टरनेट खड़ा किया जाए, तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि इसमें एक बड़े राजनेता के बेटे का नाम है, तो वहां पर भी परेशानियां हैं, वहां पर भी बल पेट के अंदर पड़े हैं। नितेश राणे ने एक बयान दिया, कितना सही कितना झूठ नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो आदित्य ठाकरे के पिताजी हैं, उद्धव ठाकरे, उन्होंने उनके पिता को 2 बार फोन किया कि मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हारे बेटे से भी कभी गलती हुई होगी, ऐसे ही मेरे बेटे से गलती हो गई है, तो बचा लिया जाए। तो निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे हो और जो बाकी ये छुटभइये लोग हों, इनके जो आसपास ये लगे हैं, एक फिल्म में एक्ट्रेस भी है इसके अंदर, तो इन सब का नाम अगर सामने आता है, अगर ये लोग फंसते हैं, अगर ये जांच सीबीआई को जाती है, तो उनके लिए निश्चित तौर पर परेशानियां बड़ी हो सकती हैं। अब लोग इसमें कुछ कहेंगे कि भैया कोर्ट तो छोड़ देती है अक्सर बड़े लोगों को। निश्चित तौर पर ऐसा होता आया है, हमने बड़े बड़े केस देखे कि किस तरीके से लोग अचानक फुटपाथ पे से कूदकर गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं, अचानक से बंदूक के आगे हिरण कूद पड़ता है, उन लोगों की कोई गलती नहीं होती भैया, ये तो सब हिरण की गलती है, फुटपाथ पे सोने वालों की गलती है, और कोर्ट अक्सर ऐसा मानती भी आई है। तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े वकील वहां पर खड़े हो जाएं और कुछ ना कुछ ये साबित कर दें कि भैया सुशांत सिंह राजपूत तो खुद ही लटक गया था, दिशा सालियान तो गहराई नापने कूद गई थी, या कुछ भी ऐसा कारण दिया जा सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल छूट गया होगा जेल से, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई के कारण अपना चुनाव हार गया, अपनी राजनीति बर्बाद कर बैठा। आदित्य ठाकरे के साथ भी यही होगा। अभी तो केस सीबीआई को देने की मांग हुई है, जब उसके अंदर से छोटी छोटी जानकारियां सामने आएंगी, साबित हो या ना हो, शायद वो कंक्लूजन तक, वो क्लोजर तक केस पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन निश्चित तौर पर मानिएगा राजनीति को
बड़ा नुकसान होगा। बस एक और उम्मीद है, ये केस बीएमसी चुनाव और बिहार चुनाव से पहले एक स्टंटबाजी ना हो, उसके अलावा एक क्लोजर तक ये पहुंचे। मात्र क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने हैं, बिहार के चुनाव आने हैं, उससे पहले एक प्रयास ना हो मुद्दा गरमाने का। अगर सही में देवेंद्र फडणवीस सीरियस हैं तो 2 से 3 केस ऐसे हैं जिनके लिए उन्हें निश्चित तौर पर सीरियस होना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो, पालघर की साधुओं की हत्या हो, और अंबानी के घर के आगे जो रखा था ना सामान, वो, और ऐसे कई केसेस हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं सही में कि उनको एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाए, सही में योगी आदित्यनाथ की लीग में वो खड़ा होना चाहते हैं, तो नागपुर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक हर एक में न्याय होता दिखाई देना चाहिए, साथ ही होना भी चाहिए। यही जनता की मांग है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।